हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड लॉर्ड डलहौजी। उनकी जो थी लैप्स की नीति, बहुत बहुत मैं कहूँ एक बहुत ही अच्छी नीति रही है। इनके अकॉर्डिंग जो अंग्रेज ने अपना वर्चस्व जो है हमारे भारत में जिस तरह स्थापित किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। तो आज बात करेंगे हम पार्ट 3 की, और आज ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करी थी हमने पार्ट 1 में लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के बारे में। मैंने आपको डिटेल में बताना शुरू किया था किस तरह लॉर्ड हैसिटंग जो आए, इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आए, फिर विलियम बेंटिक ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, फिर इसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ की हमने बात करी, फिर किस तरह जो है इसने अपना नीति अपनाई। 4 तरीके से जो है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया लॉर्ड डलहौजी ने। विले लैप्स का सिद्धांत इसने अपनाया, युद्ध की नीति अपनाई, कुशासन के आधार पर अपनाया, और अन्य साधनों द्वारा भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर आपको पार्ट 1 में मैंने लैप्स के सिद्धांत के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, तो पार्ट 1 आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद इसने किस तरह जो अपनी लैप्स की नीति का क्रियान्वयन कहाँ पर किया। सबसे पहले इसने सतारा में किया, फिर नागपुर में किया, झांसी में किया, संबलपुर में किया, अन्य राज्यों में भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि लैप्स की नीति के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए थे, वो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विपक्ष में आपके किस तरह तर्क दिए गए थे। फिर इसके बाद मैंने आपको युद्ध की नीति बताई थी, दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, इसे डिटेल में मैंने बताया। इसके बाद इसके युद्ध के क्या क्या कारण रहे, फिर युद्ध की घटनाओं के बारे में मैंने बताया, फिर परिणाम क्या निकले और किस तरह इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये आपको बताया। फिर दूसरा अंगल बर्मा युद्ध, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तभी कह रही हूँ पहले के पार्ट देख लेना, तभी आज का पार्ट 3 देखना, तभी आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ आएगी, इसकी नीति आपको अच्छे से समझ आएगी। ये जो है स्पेशली जो है BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका अभी 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो सिक्किम के साथ संबंध किस तरह रहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पार्ट 2 में मैंने बताया कि कैसे कुशासन के आधार पर इसने जो है अपनी नीतियों को अपनाया। बरार को किस तरह इसने निशाना बनाया, अवध को किस तरह इसने अपना निशाना बनाया, ठीक है। अन्य साधनों द्वारा कर्नाटक पे इसने कैसे अपना शासन स्थापित किया, और पेशवा पर, तंजौर पर, इस तरह मैंने आपको बताया। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि पंजाब और अवध का विलय, हमने पंजाब का विलय बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पंजाब का विलय कैसे हुआ था, कौन सी जो एक मिसल थी, 12 मिसल थी, 12 मिसल में एक शुक्र चकिया थी, फिर वहाँ पर कैसे रणजीत सिंह का उदय हुआ, फिर उसके रणजीत सिंह और अंग्रेजों के साथ किस तरह के संबंध थे, किसने किस चीज़ में कितना जो है हिस्सा लिया, कौन कौन सी संधियाँ हुई और संधियों के तहत क्या क्या काम किए गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी संधि रही है वो रही है अमृतसर की, जो रही है 25 अप्रैल 1809 को। इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रणजीत सिंह था वो अपने जीते जी उसने किस किस से अपने संबंध स्थापित किए, और रणजीत सिंह के जीते जी जो थे अंग्रेजों ने इसके साथ कोई भी भारी पंगा नहीं लिया। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, इसके बाद जो पंजाब की राजनीति थी, बिल्कुल जो उसका माहौल था बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि रणजीत सिंह का जो पुत्र था दिलीप सिंह, वो गद्दी पर बैठा और उसके साथ जो थे इनकी तानाशाही शुरू हुई। फिर प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, जो कि आपका 1845 से 46 के बीच में रहा था। इसमें जो था जो कहूँ कि भाई इसमें जो मेन जो टारगेट थे जिन्होंने किया, मतलब अंग्रेजों ने जिनको टारगेट किया, वो थे लाल सिंह और तेजा सिंह। टारगेट इन द सेंस कि इन 2 बंदों ने ही इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी कि भाई यही 2 बंदे जो हमारे काम में आएंगे। और जो सिख लोग थे वो जानते थे कि जो लाल सिंह और तेजा सिंह हैं, इन्होंने किस तरह हमारे साथ जो है विश्वासघात किया है। तो सब आपको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। इसके बीच जो है 8 मार्च 1846 को जो है लाहौर की संधि हुई अंग्रेजों और सिखों के बीच में। शर्तें जो थी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर इसके बाद द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, जो कि 1848 से 49 के बीच में हुआ। ये पहले आपको पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो आपको पार्ट 2 में मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ाया था। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, और आज जो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किस तरह इन्होंने अवध का जो है विलय किया था,
किस तरह अंग्रेजों ने, कंपनी ने, अपना जो डलहौजी ने लैब्स की नीति के अनुसार अवध को किस तरह अपने राज्य में मिलाया था, अब वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अवध का विलय जो था अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति का बहुत ही अहम बिंदु रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की नैतिकता नहीं थी, आदर्श नहीं था, प्रशासनिक दक्षता का कोई भी उचित कारक इसमें किसी भी तरीका से दिखाई नहीं दे रहा। जैसे इसमें पिछले जितनी जगहों पर जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति के अनुसार जो क्रियान्वयन किया है वो चीज़ इसमें नहीं थी अवध के टाइम में। इससे इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को माध्यम बनाकर जो अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार जो है करना चाहते थे, इस कड़ी में वो हर स्थिति में, हर समय में वो सिर्फ अपना लाभ देखे जा रहे थे, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे जा रहे थे। वो बिल्कुल भी स्थानीय जो जनता थी, वहाँ के शासक थे, उनके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। उनके हितों की कोई भी रक्षा नहीं की जा रही थी। और आपने अब चैप्टर बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो पार्ट 1 से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो उन्होंने विभिन्न राज्यों को विभिन्न बहाने अपनाकर अपने साम्राज्य में भी मिलाया है, बिल्कुल मिलाया है। अवध जैसा राज्य तो प्रारंभ से ही न केवल उनका समर्थक था, बल्कि समर्पण करके उनके अधीन ही था, उसे भी इन्होंने नहीं बख्शा। अवध जो था वो स्टार्टिंग से ही अंग्रेजों के अंडर में था, ठीक है, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया। अंग्रेज अवध से विभिन्न स्थितियों व अवसरों पर पैसे छीनते हुए दिखे हैं। उन्होंने उनके क्षेत्र पर कब्जा भी करा है, सैनिक स्थिति अपने नियंत्रण भी में की है। राजस्व वसूली की जो व्यवस्था थी वो भी उन्होंने जो है अंग्रेजों ने अवध के में अंदर बना ली थी। और जो अवध का नवाब था, अवध के नवाब का दरबार में भी सीमित ही हस्तक्षेप था। और जबकि महल तक, जो उनके महल थे, उन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था पूरी तरह। और ऐसे में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 1856 में जाकर नवाब पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसका अधिग्रहण कर लिया गया, जिस न तो नवाब व उसके परिवार ने स्वीकारा, ना ही जनता ने। और जिस सारी जो प्रतिक्रिया दिखी, आप सबको पता है कि 1857 का विद्रोह, जो कि आपका अगला चैप्टर है, इसमें जो है इसमें देखने को मिलता है। और अवध के अधिग्रहण की प्रक्रिया मात्र जो थी सिर्फ और सिर्फ 1856 की नहीं, बल्कि पूर्ण शताब्दी की थी, जिसे हम जो है अब डिटेल में समझेंगे। जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा। अवध की जो गणना थी इसकी मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रांतों में होती थी, ये आप सबको पता है। और उत्तर मुगल काल में जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता बिल्कुल वीक हो चुकी थी, उस समय जो था सम्राट था हमारा ये मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह ने जो है सादत को 1722 में क्या कर लिया था, अवध का सूबेदार बनाया था। आप ध्यान रखेंगे, मुगल सम्राट जो थे मोहम्मद शाह, उन्होंने सादत को 1722 में अवध का क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। और उसने अपनी शक्ति का विस्तार कर अवध को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया था। किसने? सआदत ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और एक अवध को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया। बात हो रही है 1722 की। जैसे ही सआदत की मृत्यु हुई, उसके बाद जो सफदर जंग है, जिसका टाइम पीरियड रहा है, टाइम पीरियड आप सबको याद रखना है, 1739 से 1754 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो सफदर जंग का रहा है। यहाँ ये इसका नवाब रहा, अवध का नवाब रहा। उसने अवध को शांति दी, शक्ति दी, संपन्नता दी, ये सब चीज़ें जो हैं सफदर जंग ने अवध को दी। और अवध की पहचान भी प्रतिष्ठित राज्य के रूप में जो है उभर कर आई थी, ठीक है। उसके बाद सफदर जंग के बाद जो है शुजाऊ दौला नाम ध्यान रखेंगे, शुजाऊ दौला जो है यहाँ का नवाब बना। और इसके काल में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिनमें मुगल बादशाह शाह आलम को शरण देना तक भी था, ठीक है। यहाँ पर इसने बहुत काम किए हैं। शुजाऊ दौला का आपको सिर्फ यहाँ यही चीज़ याद रखनी है, जो मेन आपको चीज़ याद रखनी है कि इसके काल में बहुत परिवर्तन हुए हैं और इसने मुगल बादशाह शाह आलम को शरण तक भी दी है। मुगल बादशाह को मराठों से बहुत ज़्यादा डर था, इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मुगल बादशाह को किससे डर था भाई? मराठों से डर था, और इसलिए यहाँ पर वो रुका हुआ था। इसी के काल में याद करना, बंगाल के नवाब जो था मीर कासिम
का भी अंग्रेजों के साथ पटना में विवाद के बाद यहाँ आना हुआ था और उससे भी इस नवाब को न केवल शरण दी, सहयोग भी दिया। मीर कासिम को याद करो, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो बक्सर के विरुद्ध सेना का नेतृत्व भी किया। और जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम और मुगल बादशाह जो था शाह आलम, याद आया? ठीक है, तो मुगल बादशाह शाह आलम और जो यहाँ था, इसी अवसर पर उसकी प्रथम बार भेंट अंग्रेजों के से हुई थी और कई तरह के संबंधों का दौर भी प्रारंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध आया आप सबको याद? मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब था मीर कासिम और अवध का नवाब था शुजाउदौला, याद आया? तो ये वही है, ये वही समय अब आ गया है सफदर जंग के बाद और यहीं पर जो है कहानी बिगड़ गई थी, आप सबको अब याद आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्लाइव और अवध का टाइम पीरियड याद आ गया होगा, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अवध प्रथम बार अंग्रेजों के संपर्क में पहली बार कब आया था? बक्सर के युद्ध के समय में आया था। तभी आपको कह रही हूँ कि पहले की वीडियो देख लेना, तभी समझ आएगा। और इस युद्ध से पहले बंगाल, अवध और मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के विरुद्ध मिलकर मोर्चा बनाया था। इन तीनों की संयुक्त सेना का मुकाबला किसके नेतृत्व में हो रहा था? क्लाइव, याद आ गया? लॉर्ड क्लाइव, उसकी नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से हुआ था। और 1764 में इस युद्ध में अंग्रेज जीते थे, याद आया? और अवध के नवाब जो था शुजाउदौला के साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि की थी 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को जो हुई थी इलाहाबाद की संधि हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? नवाब शुजाउदौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। और इस संधि में अवध के नवाब को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि इसने ही जो है मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, इसको शरण दी थी और इसने बंगाल का जो था मीर कासिम, उसको भी इसने इसके साथ मिला था। तो अवध के नवाब को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उससे 50 लाख रुपए जो थे इसने लॉर्ड क्लाइव ने ले लिए थे। नवाब से इसने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी छीन लिया था और अवध से चुनार, गाजीपुर, बनारस का क्षेत्र भी छीन लिया गया और अवध में ही अंग्रेजों को बिना चुंगी के व्यापार करने की आज्ञा भी मिल चुकी थी। देखो कितना बड़ा काम हो गया। और अवध का नवाब जो था शुजाउदौला ही बना रहा, लेकिन वे काफ़ी हद तक अंग्रेजों पर बिल्कुल आश्रित हो चुका था, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि उसने ये समझौता भी किया था कि भविष्य में वहाँ आक्रमण होने की स्थिति में कंपनी से सहायता उससे लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। फिर इसके बाद जो है वारन हेस्टिंग्स और अवध के बीच के हम जो है रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसे रहे थे। तो वारन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का गवर्नर बनकर आया था 1772 में। कब आया था? 1772 में, जिससे 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद ये क्या हुआ, ये भारत का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया था वारन हेस्टिंग्स को। फिर ये 1773 से लेकर मोटा मोटा कहे तो 1772 से लेकर 1785 तक ये इस पद पर रहा था। कौन रहा था? वारन हेस्टिंग्स रहा था इसी पद पर। वह अवध को क्या कर रहा था? मराठों और अंग्रेजी राज्य के बीच राज्य के रूप में रखना चाहता था। ये दोनों को, अवध को ये बीच में रखना चाहता था और इसी उद्देश्य से पहले उसने नवाब शुजाउदौला के साथ किस चीज़ की संधि की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1773 में जब ये भारत का गवर्नर जनरल बना वारन हेस्टिंग्स, इसने जो है नवाब शुजाउदौला के साथ, जो अवध का नवाब था उसके साथ जो की बनारस की संधि की। और इस संधि में सर्वप्रथम मुगल सम्राट से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर ये वापस अवध को दे दिया गया। मुगल सम्राट से इसने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लिया और वापस इसने अवध को दे दिया और अवध से इसके बदले में क्या ले लिया? 50 लाख रुपए भी लिए। और इसी कड़ी में वारन हेस्टिंग्स ने भी जो है कि अवध और रुहेलखंड के जो विवाद था उसमें भी इसने क्या किया था? अवध की इसने मदद की थी और जिसके स्वरूप क्या हुआ कि जो रुहेलखंड था उसको भी क्या किया? अवध में मिला लिया गया। ये एक क्रम में सारी चीज़ें हुई हैं और अवध ने 40 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर पहले उसको दिए, अब 40 लाख रुपए यहाँ पर वारन हेस्टिंग्स को दिए। और अवध का नवाब जो था शुजाउदौला, उसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1775 में जो थी शुजाउदौला की मृत्यु हो गई थी। फिर एक नया नवाब आया, उसका नाम आपको याद रखना है आसिफ उद्दौला, जिसके साथ अब इस आसिफ उद्दौला के साथ आप ध्यान रखेंगे, आसिफ उद्दौला के साथ जो है
वारन की कौन सी जो है संधि हुई थी, ये हुई थी फैजाबाद की संधि हुई थी। इस तरह जो है आप याद करेंगे। वारन हेस्टिंग्स के साथ असफ की कौन सी संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि हुई थी। और शुजाउद्दौला के साथ वारन की कौन सी संधि हुई थी, वो हुई थी बनारस की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1773 में हुई थी। किस तरह हुई थी कि भाई 1773 में, ये पहले तो 72 में ही आया था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और आते ही इसने शुजाउद्दौला के साथ सबसे पहले इसने 1773 में बनारस की संधि की और इसको कुछ प्रदेश भी वापस दिए और इससे पैसे भी लिए। इसी कड़ी में फिर वारन हेस्टिंग्स कुछ और आगे बढ़ा और इसने रुहेलखंड के साथ विवाद भी किया। रुहेलखंड का जो विवाद था उसमें भी अवध की मदद की थी। फिर इसके बाद जब रुहेलखंड में मदद की, रुहेलखंड को अवध में मिला लिया और वहां से 40 लाख रुपए भी उसको देने पड़े। इसके बाद जब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई, कब हुई, 1775 में। अब इसके बाद एक नया नवाब आया, कौन आया, आसफ उदौला। आसफ उदौला और वारन के बीच में फिर से संधि हुई। कौन सी संधि हुई, फैजाबाद की संधि हुई। अब इस संधि के बाद क्या हुआ, एक बार आपको मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया है सब। इस संधि के अनुसार अवध में अब अंग्रेजी सेना की क्या कर दी, आपने संख्या बढ़ा दी और इसका सारा खर्चा कौन देगा, नवाब देगा। यानी आसफ उदौला जो है इसका सारा खर्चा देगा। और अवध के जो बनारस और जो गाजीपुर क्षेत्र पर अब कंपनी का अधिकार हो गया था और नवाब द्वारा कंपनी की सेना के रख रखाव के लिए 74 लाख रुपए वार्षिक देने की बात यहाँ पर की गई है। और इसके बाद जब इतना कुछ हो रहा है, इसके बाद इस संधि के बाद अवध की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ही खराब हो गई थी और अवध बिल्कुल ही आर्थिक संकट में बहुत बिल्कुल हद तरीके से बिल्कुल फंस चुका था। और नवाब जो था निर्धारित राशि देने की स्थिति में भी नहीं था, ठीक है। और बहुत मतलब इसका बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था अवध का। इसके बाद ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और अवध के बीच में क्या बात हुई, कैसे इनका रिलेशनशिप रहा, वो पढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बना। इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1786 से लेकर 1793 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इस समय क्या था, आप देख रहे हो कि हेस्टिंग्स के बाद जो है इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। तो अवध की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और प्रशासन पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। हेस्टिंग्स के बाद आपको ये बात तो पता लग गई होगी, जो इनका आर्थिक जो मामला है बिल्कुल खराब हो चुका था और प्रशासन पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। इसके बाद आया था कॉर्नवालिस। इसके बाद कहेंगे प्रशासन पूरी तरह कमज़ोर था, भ्रष्टाचार बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और कंपनी अवध भी अभी भी क्या कर रही थी, अवध को मराठों और कंपनी साम्राज्य के बीच सामरिक महत्व का राज्य मानती थी। अभी भी अवध को ये चीज़ मान रही थी। और कॉर्नवालिस ने अवध के में क्या किया, हस्तक्षेप की नीति बिल्कुल भी नहीं अपनाई, हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई, इसने हस्तक्षेप किया। कॉर्नवालिस ने अवध में हस्तक्षेप किया और कॉर्नवालिस ने जो उस समय अवध का प्रधानमंत्री था हैदर बेग, क्या नाम है, हैदर बेग, इस हैदर बेग से बातचीत करी और स्थिति को जाना और जिसमें हैदर बेग ने अवध की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा और अनुरोध किया कि अवध से कंपनी जो है, अवध से जो कंपनी सेना है उसे हटा दो प्लीज़, क्योंकि इतना काम बढ़ चुका है, अभी भी आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हो। तो कॉर्नवालिस ने सेना हटाने की बात तो नहीं मानी। हाँ, कंपनी की सेना का खर्चा जो 74 लाख रुपए था उसकी जगह 50 लाख जरूर कर दिया। वाह भाई, कितना अच्छा काम किया है देखो। और इससे भी जो है कोई भी अवध की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, चाहे आर्थिक हो प्रशासनिक हो। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और अवध का रिलेशनशिप रहा है। इसके बाद जो रहा है सर जॉन शोर और अवध का रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। कॉर्नवालिस के बाद जो आए हैं सर जॉन शोर आए हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है भाई 1793 से लेकर 1798 तक का, ये भारत का गवर्नर जनरल रहा है। इन संबंधों में बहुत टकराव रहा है और जॉन शोर ने तो अवध को मनमाने ढंग से नियंत्रण में रखना चाहता था, बहुत शोर मचाता था। याद कर लेना भाई, अवध में बहुत शोर मचाता था ये। नवाब उसे रोकना तो चाहते थे परंतु बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और सर जॉन शोर ने अवध के नवाब को अफगानों के आक्रमणों का भय भी दिखाया
और कंपनी की ओर सेना अवध को चाहिए, जिसके बदले नवाब जो थे क्या 5.5 लाख रुपए कंपनी को दे। नवाब को मजबूर कर उसने ये पैसे भी ले लिए, कितना कितना इससे बदला लिया है। और जब आसिफ उद्दौला जो नवाब की जब मृत्यु हो गई, कब हुई? 1797 में इस आसिफ उद्दौला की जब मृत्यु हुई, उसके बाद जो उसके भाई पुत्र में उत्तराधिकार के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और कंपनी ने इसमें भी हस्तक्षेप किया। तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी। तो ये सर जॉन शोर और अवध के बीच का टाइम है। फिर लॉर्ड वेलेस्ली और अवध, जो हमारा मेन बंदा है जिसकी वजह से ये सारे कारनामे हो रहे हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली जिसका टाइम पीरियड रहा है 1795 से लेकर 1805 के बीच में, ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा और इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति में विश्वास बिल्कुल रखता था और इसकी अवध में बहुत ज़्यादा रुचि भी थी और वे अवध की कमज़ोरियों से परिचित था। आप सारा पीछे पड़ चुके हो। और उसने नवाब पर इस बात के लिए दबाव डाला कि अवध की रक्षा के लिए, अगर आपने अपने अवध की रक्षा करनी है तो अंग्रेजी सेना पर उसको निर्भर रहे, बिल्कुल रहे, अपना दिमाग मत लड़ाए। और अवध की स्थानीय से जो सेना है केवल कर वसूली का, टैक्स वसूले, बाकी जो सेना का काम है वो अंग्रेजी सेना करेगी। इस तरह अंग्रेजी सेना को बढ़ाने और अवध की जो स्थायी सेना है उसको घटाने का प्रस्ताव सामने रख दिया। नवाब ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दी। भाई तू कौन आता है कि भाई तू जो हमारे सैनिक हैं वो सिर्फ टैक्स वसूले और तुम्हारे काम, तुम्हारी जो सेना है वो युद्ध लड़े, ऐसा नहीं होगा। और दबाव डालने पर पद छोड़ने की इसने अपनी इच्छा व्यक्त की। किसने की? नवाब ने। वेलेस्ली ने अपने रुख में थोड़ा सा बदलाव कर दिया और नवाब को पद ना छोड़ने के लिए सहमत कर लिया और सहायक संधि पर हस्ताक्षर के लिए राजी कर लिया। भाई किसी तरह इसने करा ही, सहायक संधि तुम्हें मैंने पीछे करवा दिया है तो उसके लिए राजी कर लिया इसी तरह। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, डेट याद रखना सब, 10 नवंबर 1801, 10 नवंबर 1801 को अवध और कंपनी के बीच में जो है एक संधि हुई। इस संधि का क्या काम था? इस संधि के अनुसार जो रुहेलखंड था और दोआब क्षेत्र नवाब से कंपनी के पास क्या चले गए। ठीक है, रुहेलखंड और दोआब क्षेत्र नवाब से कहाँ चले गए? कंपनी के पास चले गए। और जो नवाब की विदेश नीति थी वो भी कंपनी की हो गई। देखो, नवाब की जो विदेश नीति थी वो भी कंपनी की होगी और कंपनी की सेना बढ़ा दी गई, नवाब की सेना को घटा दी गई। अगर यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा था तो यहाँ पर ये जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर हो गए। किसी ना किसी तरह तो उन्होंने काम करना ही था। और नवाब को अवध के आंतरिक प्रशासन में सहायता देने के लिए एक रेजिडेंट लखनऊ में खड़ा कर दिया, वहीं पर रख दिया और कंपनी अपनी सेना से राजस्व एकत्रित करेगी। ये वाला जो काम था भाई अपनी सेना से राजस्व वोट करेगी। और जो यहाँ पर कर रहे थे ना काम कि भाई की जो अवध की स्थानीय सेना तो केवल कर वसूली का कार्य करे, यहाँ पर कंपनी अपनी ही सेना से राजस्व जो है वसूलेगी। इस तरह स्पष्ट हो जा रहा। अब आप खुद भी इतने समझदार हो, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप देख रहे हो कि नवाब पूरी तरह से, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, वो पूरी तरीके से कैसे भी करके वो कंपनी पर पूरा डिपेंड हो चुका था और इसकी जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल और कमज़ोर हो चुकी थी। और वेलेस्ली की इस नीति का पूरा हर तरह से आलोचना हुई है, मगर उसने इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं करी जैसे उसने पहले नहीं करी। फिर इसके बाद 1805 से लेकर 1848 तक का जो टाइम पीरियड रहा है कंपनी और अवध संबंध, ये हम पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस ने जैसी व्यवस्था अपनाई थी उसके बाद अवध जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरीके से जो था कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था। नवाब बिल्कुल उसके हाथ की कठपुतली बन चुका था। प्रशासन तंत्र में जोरदार भ्रष्टाचार था, वो तुम देख रहे हो। और इसी मार्ग को अपनाया, जरूरत पड़े तो अवध से धन भी छीना, कंगाल किया ना उसको, नवाब को डराया भी, चेतावनी भी दी। लॉर्ड अगर हैसिटंग्स की बात करें, उसने नेपाल युद्ध का बहाना बनाया और नवाब से 2 करोड़ रुपए लिए, दबावपूर्ण स्थितियां अपनाई, बादशाह की उपाधि धारण करने की आज्ञा प्रदान करी। इस तरह लॉर्ड हैसिटंग्स के काम हुए। फिर विलियम बेंटिक जो था ये थोड़ा सुधारवादी था, उदारवादी था, अवध की स्थिति से भी परिचित था, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चिंतित भी था। लखनऊ आया, खुद बेंटिक लखनऊ आया, नवाब को कहा भाई तू प्रशासन में सुधार ला। अवध के मंत्री क्या नाम है? हकीम मेहंदी। हकीम मेहंदी ने विलियम बेंटिक के प्रति क्या किया? आभार व्यक्त किया, भाई तू इतनी हमारी मदद कर रहा है तो सुधार है, तो सहायता की मांग की। सेना का जो खर्चा है उसमें कटौती का अनुरोध भी किया। बेंटिक ने उसे किसी भी तरह की सहायता देने से इनकार कर दिया और उसे चेतावनी दी कि उसे 2 वर्ष का समय दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसा तुमने कुछ नहीं किया, अपने बलबूते पे नहीं किया, तो जो अवध है वो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा होगा। और ये हुआ भी सही। फिर इसके बाद
जब 1837 में अवध के नवाब की मृत्यु हो गई, उसके बाद आया लॉर्ड ऑकलैंड, उसने फिर अवध के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया, ठीक है, और नसीरुद्दौला को नवाब बनाया। नाम ध्यान रखना, नसीरुद्दौला, नसीरुद्दौला ये जो है अवध का नवाब बना, ठीक है। और जो ये नसीरुद्दौला था ना, बहुत ही वृद्ध था, निर्बल था, वृद्ध था तो निर्बल भी था, और उसने नई संधि कर शासन की सारी व्यवस्था जो थी, अब वृद्ध था, अब इतना तो अपना दिमाग ना चलाता और ऊपर से निर्बल भी है, तो उसने नई संधि के चलते शासन की जितनी भी व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था उसने अंग्रेजी सेना को दे दी और कंपनी को दे दी, और कंपनी को ये अधिकार भी दे दिया कि वे अवध के किसी भी हिस्से पर अधिकार कर ले। तो कंपनी को इस संधि से इंग्लैंड की सरकार से अस्वीकार कर लिया, और कंपनी द्वारा इसकी सूचना जो है नवाब को कभी भी नहीं दी गई, ठीक है। और जब इस नवाब की मृत्यु हुई, नसीरुद्दौला की जब मृत्यु हुई, उसके बाद आया नया नवाब जिसका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1847 में उसे फिर शासन में सुधार करने की चेतावनी दी, लेकिन उसका राज्य भी जो था अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। मतलब इनको कितनी बार बोला गया है कि तुम अपने शासन की तरह, तुम अपने जो है शासन की तरफ ध्यान दो। जो भी आए हैं यहाँ पर नवाब आए हैं उनको बोला गया कि तुम ध्यान दो, चाहे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, चाहे वो लॉर्ड हॉर्डिंग था, फिर बार बार उनको बोल रहे हैं, लेकिन वो सुधार नहीं करना चाहते, तो वो तो फिर कब्जा करना चाहते ही हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो, बार बार आपको चेतावनी दी जा रही है कि भाई आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, अगर आप वो काम नहीं करोगे और उस तुम्हारे लिए तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो तो ताक में बैठेगा ना कि कब तुम उसमें ढील दोगे और कब हम उस पर अपनी पकड़ बनाएंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी होता, तो ये हुआ भी सही है, इतिहास में हुआ ही तो है। फिर लॉर्ड डलहौजी और अवध के बीच में कैसे हुआ, ठीक है। अब इसने लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी पूर्ण साम्राज्यवादी नीति थी, और उसके आगमन के अवसर पर जो अवध का नवाब उस समय था वो था वाजिद अली शाह। ये याद रखना है आपको कि जब लॉर्ड डलहौजी जब आया था उसके आगमन के अवसर पर कौन सा नवाब था, तो उस समय था वाजिद अली शाह। तो डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में युद्ध की नीति और लैप्स की नीति अपनाई, और भारत के अधिकतर हिस्से पर इसने कब्जे करने में बिल्कुल ये सफल भी रहा। तुम ये सारा पढ़ चुके हो। अवध पर ये दोनों शर्तें लागू नहीं हो सकती थी, क्या कि अवध का नवाब उससे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अवध की सेना मुख्यतः कंपनी की थी, कर दिया था ना ऊपर, उनकी खुद की सेना तो थी नहीं, कंपनी की सेना थी। अवध का शासक जो ये था वाजिद अली शाह, ये निसंतान भी था, तो डलहौजी निश्चय कर लिया था कि अवध का अधिग्रहण करना है, चाहे कैसे करूंगा तो सही। तो उसने अवध में क्या किया, प्रशासनिक अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार को उसने मुद्दा बना लिया, जैसे पहले की गवर्नर भी बनाते रहे। 1849 में डलहौजी ने कर्नल स्लीमैन, ध्यान रखना, 1849 में डलहौजी ने कर्नल स्लीमैन को अवध भेजा और उसको बोला कि भाई तू विस्तृत जो है एक रिपोर्ट बना के लाएगा वहाँ से, और उसने अवध के बारे में स्पष्ट किया कि यहाँ पर अराजकता है, अशांति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, परंतु अवध के लोग इन सब के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मानते हैं, जो कि वो थे। और विले की नीति में जनता नवाब के साथ है और विद्रोही भी हो सकती है। डलहौजी का उद्देश्य इस रिपोर्ट से पूरा नहीं हुआ। उसको तो भेजा था कि भाई तू ऐसी रिपोर्ट चटापट बना के लाएगा कि जो मेरे मतलब अगेंस्ट ना हो, जो मेरे साथ खड़ी हो। तू तो ऐसी रिपोर्ट बना के लाएगी तो सारी मेरे अगेंस्ट हो गई कर्नल स्लीमैन को, ठीक है। अब इसको चढ़ा गुस्सा, ये बात हो रही है 1849 की। फिर 1854 में जो है स्लीमैन को रेजिडेंट के पद से हटा दिया, फिर आउटरम को भेजा, और आउटरम ने डलहौजी के अनुरूप रिपोर्ट भेजी, ये इसके अनुरूप थी, जिसमें अवध को अव्यवस्था का केंद्र बताया, जनता की खराब स्थिति का भी इसमें वर्णन किया गया। डलहौजी ने ये रिपोर्ट जो है कंपनी के संचालक मंडल को भेजी, जिसमें आदेश दिया कि नवाब को त्याग पत्र के लिए मनाया जाए कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तो डलहौजी ने 4 फरवरी, डेट ध्यान रखना, 4 फरवरी 1856 को आउटरम को सेना सहित शासक के दरबार में जाने को कहा कि भाई तू जा और रिपोर्ट बना के ला। आउटरम ने नवाब के समक्ष एक संधि पत्र दिया, उसमें ये बोला, आउटरम ने नवाब को ये कहा कि तू अपनी मर्जी से गद्दी को त्याग दे। नवाब ने क्या किया, इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और डलहौजी ने नवाब के महल को घेरने और उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। ये सारी चीज़ें कंपनी के संचालक मंडल को नहीं पता थी, मैं तुम्हें बता दूं।
इस तरह आउटरम ने, अब ये 4 फरवरी को यहाँ पर गया था, देखो 4 फरवरी को यहाँ गया था। बात आ रही है अब 13 फरवरी की। 13 फरवरी 1856 को नवाब को बंदी बना लिया गया और उसे क्या कर दिया, कलकत्ता भेज दिया। जब 4 फरवरी को वो बात नहीं मान रहा तो 13 फरवरी को उसको बंदी बना लिया और उसको कलकत्ता भेज दिया और जितनी भी अवध की रियासत थी उसको जब्त कर लिया। और सरकार द्वारा नवाब व उसके परिवार को कुछ पेंशन भी निर्धारित की गई और अवध का राज्य अब अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अवध 1856 में भले ही अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, तुमने देख लिया 13 फरवरी 1856 को बन चुका था, बन तो गया, लेकिन ये ना केवल विवादास्पद मुद्दा रहा बल्कि डलहौजी और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा थी। कैसे? 1764 से लेकर 1856 तक एक बार भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि अवध के नवाबों ने कंपनी के विरुद्ध किसी भी तरीके से कोई कदम उठाया। बिल्कुल, वो शुरू से ही अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको मिलाया गया। अंग्रेजों द्वारा उनकी जो शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कोई कदम भी मतलब छीनने का ही केंद्र समझा गया। अंग्रेजों ने इसे मात्र धन छीनने का ही केंद्र समझा। लगभग प्रत्येक गवर्नर ने अवध की आर्थिक स्थिति को खराब ही किया है। तुम सारा पढ़ चुके हो, तुम्हें समझ आ गया है कि उनको खराब करने के लिए ही काम किए गए हैं और उनकी शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ाया गया है। अवध की स्थानीय सेना भी निरंतर इसमें कम की गई है। अंग्रेजी सेना को यहाँ बढ़ा दिया है। लास्ट में इनको जो है डलहौजी को इस चीज़ का एहसास हुआ क्योंकि उसकी जो वाजिद अली शाह थी, उसकी जो कहते हैं ना भाई ये थी सेना थी, वो भी कंपनी की थी, उनकी खुद की सेना तो थी नहीं और खुद की जो है कोई संतान भी नहीं थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सेना भी बढ़ा दी, पीछे उन्होंने सहायक कर लिए। अब जब वो लैब्स की नीति से नहीं माने तो सहायक संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर करवा लिए। अब जब सहायक संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद तो अवध का आंतरिक शासन बिल्कुल उनके कंपनी के हाथ में आ गया। तुमने देख लिया है। अवध के चाहे मंत्री हों ने तो कॉर्नवालिस और बेंटिक के समय प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकारा था, मांग भी की थी, इस दिशा में मदद भी किए गए। कंपनी ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि कोई ना कोई बहाना बना दिया और अवध से हमेशा वो धन को ही ऐंठते रही। दूसरी ओर ये भी सत्य है कि जितनी बुरी रिपोर्ट अवध की दी जाती उतनी थी भी नहीं, ठीक है। अब ऐसे था, अगर इतना यदि ऐसा होता तो जो नवाब बार बार कंपनी को पैसा कहाँ से देते? अगर वो इतने ही निकम्मे होते तो बार बार पैसा भी तो दे रहे थे, वो कहाँ से देते? और इसके साथ साथ जो अंग्रेज थे नवाब को व्यक्तिगत तौर से कमजोर, निकम्मा, अयाश, अत्याचारी, ये सब चीज़ें इनको बता रहे थे। नवाब इसकी जो भी वहाँ के नवाब जितने भी आए हैं वो इनकी प्रकृति से बिल्कुल भिन्न थे और लोग उसे अपना सुरक्षक के रूप में देखते थे, मतलब, और अंग्रेजों ने उनकी रक्षा भी की है। बात करते हैं हम आउटरम की रिपोर्ट की। आउटरम की जो रिपोर्ट है उसका सार देख के तो लगता है कि मुझे अवध का कोई अनुभव नहीं है, मैं तो सिर्फ रेजिडेंसी थी उसके रिकॉर्ड के आधार पर निर्भर करता हूँ कि मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। मतलब वो गया ही नहीं, उसने कोई काम इतने अच्छे किए ही नहीं। 4 फरवरी को गया था, ठीक है, उसके बाद इसकी कोई काम नहीं रहे। और उसकी रिपोर्ट के आधार स्लीमन की रिपोर्ट में जिसमें लिखा था कि अवध को अंग्रेजी राज्य बनाना राजनीतिक भूल होगी। इससे पहले जो स्लीमन की रिपोर्ट थी वो ये कह रहे थे कि अगर आपने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया तो एक आपकी राजनीतिक भूल होगी। लेकिन फिर भी इन सभी परिस्थितियां तुम्हें मैंने सारा कुछ समझा दिया है। डलहौजी ने स्थितियों की परवाह नहीं की, उसने नैतिकता व अनैतिकता कोई विचार भी नहीं किया, इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और ये आगे चलकर 1857 जो कि आपका अगला चैप्टर है उसमें ये विद्रोह का कारण, बहुत प्रमुख कारण बना। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करके जाएंगे जो आज सेशन को देख रहे हैं। शेयर आप मैक्सिमम करेंगे बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ क्योंकि उनके अब एग्ज़ाम है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आपके ऊपर ये मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। अब 1857 की क्रांति रह गई है और वो आप सब भली परिचित हो उससे। थोड़े से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद अपनी बुक को रीड कर लोगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सब्सक्राइब आप कर लो अगर आज आपने चैनल को नहीं किया, अगर आज चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लो। रेड बटन ज़रूर प्रेस करना, ऑल पर ज़रूर क्लिक करना ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।